आज हम बात करेंगे हार्ट की। अच्छा सर, एक चीज़ देखी गई है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी हो जाती है। जी। तो सर वो उसका रीज़न क्या होता है और उनको क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डायबिटीज़ के पेशेंट में बेसिकली जो कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होती है, ओके। इन्फ्लेमेशन चलती रहती है जिसकी वजह से प्लाक का जो फॉर्मेशन है उसकी दर बढ़ जाती है। उसी वजह से उनको जो है कोरोनरी आर्टरीज़ की डिज़ीज़ बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है ब्लड प्रेशर की बीमारी। जो हमारी ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, हमारी भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो हाइपरटेंशन जो है इसका 2 तरह से है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसमें हमारा कोई कॉज़ नहीं है। यंग्स के अंदर ज़्यादातर जो ये बीपी बढ़ता है, इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है कि जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनकी आईज तक रेड हो जाती हैं। जी। तो सर क्या ये जो ब्लड प्रेशर होता है क्या वो साइकोलॉजिकली अटैक करता है? नहीं, ये साइकोलॉजिकल होता है। जब हमारा बीपी बढ़ता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑटो रेगुलेशन सिस्टम होता है। ओके। यानी कि जब बीपी बढ़ता है तो हमारे कुछ अंग हैं जैसे किडनी है, ब्रेन है, हार्ट की अपनी आर्टरीज़ हैं, वो आर्टरीज़ कॉन्ट्रैक्ट होके उस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। जिम की बात करेंगे, जैसे जिम गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं या कोई एडल्ट है। सर बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं कि वो खड़े-खड़े गिर गए, हार्ट अटैक आ गया। क्या प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट में? रिसेंटली यंग्स के अंदर भी बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा देख रहा हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि उनके जो ये स्टेरॉइड्स और जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, उनके अंदर जो एडल्ट्रेशन की जाती है, वो एक इम्पोर्टेंट कारण इसका हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल केयर फाउंडेशन में। जैसे कि आप हमेशा से जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे हेल्थ केयर से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। सारी जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है हम जो रन कर रहे हैं आप तक अपनी बात पहुंचाने का। हमारे जो भी स्टूडियो में गेस्ट आते हैं वो बहुत ही एजुकेटेड और अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं जो कहीं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी सर्जरीज परफॉर्म करी हैं। तो मैं आज जो बात करूँगी वो हार्ट की बात करूँगी। हार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि धड़कता है और धड़कता है तो हम ज़िंदा रहते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर वीरेंद्र सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भाटी है। मैं महानंदन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। आज हम बात करेंगे हार्ट की, जी, बिल्कुल। जो कि हमारी बॉडी का सबसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं दिल को। तो सर आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर उसका मेन रोल क्या है हमारी बॉडी में और उससे कौन से ऑर्गन कनेक्टेड रहते हैं? हार्ट हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो क्या कहूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि अगर हार्ट नहीं है तो जीवन नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा हार्ट जो है, इसका जो मेन काम है वो है पूरे शरीर को ब्लड पंप करना। ओके। इट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन। हमारे पूरे शरीर को जो भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो सब हमें ब्लड पंप होने से ही मिलता है, जो कि हार्ट का ही काम है। तो ओके। अगर हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारा जो परफ्यूजन है शरीर का, यानी कि जो रक्त का बहाव है शरीर के अंगों को, वो कम हो जाएगा। ओके। जो कि हमारा ज़्यादातर जैसे हार्ट फंक्शन कम होने की टाइम पे हमें यही दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सर जैसे एक पर्सन है, जी। नॉर्मल पर्सन है, आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है ब्लड प्रेशर की बीमारी। जी। मतलब बहुत ही कॉमन हो गई है, बच्चों में भी होने लगी है अब तो। और जैसे 20s की जैसे ही 20s क्रॉस करते हैं आजकल, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, उनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई और इतनी सीवियर हो गई है कि वो मेडिसिन ले रहे डेली। सर क्यों? देखिए, जो हमारी ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, हमारी भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो हाइपरटेंशन जो है इसका 2 तरह से है। एक प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसमें हमारा कोई कॉज़ नहीं है, ओके। जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है। यंग्स के अंदर ज़्यादातर जो ये बीपी बढ़ता है, इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसमें कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ओके। प्राइमरीली हमारी किडनी की जो आर्टरीज़ हैं, उनमें रुकाव आ जाना, किडनी की बीमारी होना या किसी दूसरे शरीर के अंगों का इन्वॉल्वमेंट होना, उसके बाद उनमें ये बीपी बढ़ता है, तो इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा प्राइमरी जो कारण है, अगर हम उसको ट्रीट कर देंगे तो उनका बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ओके सर, ये कितना घातक है हार्ट के लिए?
इस एज में बीपी का इशू होना? अगर इस एज में हमारा बीपी बढ़ने लगता है, तो वो हमारे हार्ट को धीरे-धीरे कमज़ोर करने लगता है ओके, और हार्ट के लिए बीपी का बढ़ा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ओके। काफ़ी घातक होता है। सर जैसे देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनकी आईज तक रेड हो जाती हैं। जी। मतलब इतना सीवियर होता है कि उनके बिहेवियर भी पूरा चेंज हो जाता है। तो सर क्या ये जो ब्लड प्रेशर होता है क्या वो साइकोलॉजिकली अटैक करता है? नहीं, ये साइकोलॉजिकल नहीं है मैम। जब हमारा बीपी बढ़ता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑटो रेगुलेशन सिस्टम होता है। ओके, यानी कि जब बीपी बढ़ता है तो हमारे कुछ अंग हैं, जैसे किडनी है, ब्रेन है, हार्ट की अपनी आर्टरीज़ हैं, वो आर्टरीज़ कॉन्ट्रैक्ट होके उस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ओके, और जब वो उससे ऊपर हो जाता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एडिमा हो जाता है। ओके, इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, ओके, जिसकी वजह से लोग कई बार एब्नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसके बचाव के लिए हमें अपने बीपी को नियंत्रित रखना है, कंट्रोल में रखना है, दवाइयाँ टाइम से लेनी है। लोग बीपी को बहुत हल्के में लेते हैं, जी, जबकि बीपी हल्के में लेने वाली बीमारी नहीं है। ओके, और बीपी की दवाइयाँ जब शुरू होती हैं तो वो ज़्यादातर केसेस में हमेशा के लिए चलती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी दवाइयाँ शुरू की गई, बीपी कंट्रोल हो गया, फिर वो कहते हैं जी मेरा बीपी अब तो कंट्रोल है, मैं जी, दवाई छोड़ देता हूँ। जी, जब वो दवाई छोड़ते हैं तो वो बीपी और ज़्यादा बढ़ के आता है अगली बार। ओके। प्लीज़ डू नॉट स्टॉप योर मेडिकेशंस। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, चाहे वो कोई भी हो, बट अपनी जो मेडिसिन्स हैं वो रेगुलरली लें और विदाउट डॉक्टर के कंसर्न के बिल्कुल भी दवाइयाँ बंद ना करें। सर यही सुन के मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, जैसे कोई पेशेंट होता है या कोई पर्सन है, वो अचानक से उसका बीपी हाई होता है, देन उसके हाथ शेक होने लगते हैं या ठंडे होने लगते हैं। बीपी जब लो होता है तो आई थिंक वो जो पेशेंट होता है उसके हाथ ठंडे होने लगते हैं। सर ये क्या बॉडी रिएक्ट करती है क्या जब ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो हार्ट है, जब वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स को लेके जा रहा है। इसी तरह जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करने में भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अगर किसी अंग के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो वो अंग ठंडा होने लगता है और बिल्कुल, अगर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए किसी इन्फ्लेमेशन की या किसी भी वजह से, तो उसको हम हाइपरएमिया बोलते हैं, जिसमें कि आँख का तापमान एक पर्टिकुलर अंग का बढ़ जाता है। ओके। तो सर इसमें पेशेंट को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, बीपी एकदम से ऐसे कम भी नहीं होता है और बढ़ता भी नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न। ओके, बीपी बढ़ता तब है अगर या तो पेशेंट को पहले से बीपी की शिकायत है जी, या वो स्ट्रेस में है शरीर हमारा। ओके, अब जो स्ट्रेस है वो किसी भी तरह का इमोशनल भी हो सकता है, बिल्कुल, फिज़िकल भी हो सकता है। बिल्कुल, हुँ? और बीपी की एक जैसे हम बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स भी होता है बीपी का। ओके, पेशेंट हैं जब हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनका बीपी हमें बढ़ा हुआ मिल रहा है, बट वो जी, इतनी रेंजेस में नहीं होता, बहुत एक्सट्रीम बिल्कुल, 140 150 की रेंज में है। बिल्कुल, एक कंडीशन बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ओके, अब अगर मैं आपका बीपी लेने लगूँ तो जी, आपका भी बढ़ जाएगा। अरे ओके, मेरा बीपी ले रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, वो डॉक्टर से जो फ़ियर है, दैट इज़ व्हाई द ओके, नेम जो कॉइन किया गया, दैट इज़ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ओके, बीपी बढ़ना बिकॉज़ आफ्टर सीइंग द व्हाइट कोट। ओके, ऐसा जी। होता है क्या? जी, जी। सर ऐसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे बहुत से लोगों को फ़ियर होता है इंजेक्शंस का भी। जी। इंजेक्शन अगर वो देख लेते हैं तो वो मतलब या तो बेहोश हो जाएँगे या मतलब उनको फ़ीवर आ जाएगा। तो सर क्या ऐसा फ़ियर होता है या हमारी बॉडी इस तरीके से ऐसे क्यों बिहेव जी, करती है इस बिल्कुल टाइम ये पे? एक साइकोलॉजिकल फ़ियर होता है लोगों ओके, को। यस। होता है। हाँ जी। ठीक है। सर जैसे कि हार्ट की बात चल रही है तो हम बेसिकली कभी-कभार ऐसी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस भरी लाइफ़ है लोगों की जी। आजकल, बहुत सारी बातें चलती हैं। अ, एंग्ज़ायटी एक वर्ड है, जी। जो ये एंग्ज़ायटी वर्ड है ना वो बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है कि जी। मुझे एंग्ज़ायटी है, मुझे एंग्ज़ायटी क्या है ये एंग्ज़ायटी? ये एंग्ज़ायटी जो है बेसिकली हमारे ब्रेन की ही तरफ से है, तो इसको मैं ज़्यादा कहूँगा कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है रादर ओके, देन ए प्रॉब्लम ऑफ हार्ट। ओके, बट हाँ, जब किसी को ज़्यादा सोचने से एंग्ज़ायटी हो रही है या तो उसका हार्ट पे भी असर पड़ता है धीरे-धीरे। वो एंग्ज़ायटी वाला पेशेंट बोलता है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा हार्ट बहुत तेज़ पंप कर रहा है, धड़क रहा है जी, मेरा दिल, जी। इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। उस टाइम पे हार्ट क्या मतलब क्या रिएक्ट करता है जब एंग्ज़ायटी में पेशेंट रहता है तो? ऐसे में पेशेंट की धड़कन बढ़ना, बीपी का नॉर्मल से थोड़ा ऊपर बढ़कर आना, ये नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं। ओके। सर जैसे कि एंग्ज़ायटी का तो ठीक है।
अब हम बात करेंगे, आजकल बहुत ही हेल्थ फिटनेस की बात होती है जी। और लोग बहुत एक्टिव भी हैं अपनी हेल्थ को लेकर। जिम की बात करेंगे, जैसे जिम गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं या कोई एडल्ट है, इवन या कोई सीनियर पर्सन है, वो जिम कर रहा है। एंड सर बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं कि वो खड़े-खड़े गिर गए, हार्ट अटैक आ गया, या ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे थे, हार्ट अटैक आ गया। तो सर ये इसके नंबर्स क्यों इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट में? देखिए, ये जो नंबर एकदम से इंक्रीज़ हुए हैं, इसका कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले अर्लियर टाइम्स में हम जनरली ये मानते थे कि इट्स ए डिज़ीज़ ऑफ एज, ओके, है ना? बढ़ती एज के साथ में ही ये डिज़ीज़ बढ़ती थी। अब हम रिसेंटली यंग्स के अंदर भी बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा देख रहे हैं। स्पेशली जैसे आपने बोला कि जो जिम गोइंग पर्सन्स के अंदर ऐसा होता है, तो मेरा मानना ऐसा है कि उनके जो ये स्टेरॉइड्स और जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, उनके अंदर जो एडल्ट्रेशन की जाती है, वो एक इम्पोर्टेंट कारण इसका हो सकता है। ओके। तो मतलब जो वो सप्लीमेंट्स लेते हैं या वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, इस वजह से हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है? जी। और अचानक से इस तरह से गिरना, जो वो अरिथमियाज कॉज करते हैं, यानी कि ओके, दिल की धड़कन का अनियमित रूप से अचानक से बढ़ जाना या एकदम से कम हो जाना। ओके। आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि जिम में बहुत ज़्यादा वजन उठाया और जी, एकदम से छोड़ दिया, जी। तो वहाँ पे हमारी वेगल टोन इंक्रीज होती है, जिससे पेशेंट की धड़कन अचानक से कम हो जाती है और वो कुछ देर के लिए अपना सेंसोरियम लॉस कर जाते हैं। ओके, लेकिन ये कुछ देर के लिए होता ओके, है ना? और अगर किसी को एरिथमियाज हो जाते हैं, यानी कि वीटी या वीएफ जो हमारी भाषा में बोला जाता है, उसमें दिल की धड़कन अनियमित रूप से बहुत तेज़ बढ़ जाती है और ब्लड हमारा इफेक्टिवली पंप नहीं हो पाता है हार्ट जी, से, और वहाँ पे जान का खतरा बहुत ज़्यादा होता है उसमें। ओके। अगर इमीडिएट इंटरवेंशन ना हो तो पेशेंट या जो भी व्यक्ति है वो अपनी जान खो सकता है। तो सर ये जो एरिथमिया की आप बात कर रहे हो, तो ये एरिथमिया जब जैसे हार्ट की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, धड़कन बढ़ धड़कन जाती बढ़ है। जाती है, ठीक है? जो हार्ट रेट है वो बढ़ गई है, तो क्या पेशेंट को पहले से पता होता है कि या जी अचानक से नहीं, होता ये है? अचानक से होते हैं। ओके, तो मतलब ये कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ हो सकता है? जी। ओनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज़ या फिर किसी भी काम को करते हुए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, एक्सरसाइज से वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ओके। तो इसके लिए सर जो पर्सन है या पेशेंट है वो क्या करे कि जो ये चीज़ ना हो? उसमें ये है कि अपना नियमित रूप से अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, रूटीन में उनके साथ अपनी जो भी परेशानियां हैं आपको, भले ही वो मानसिक हो या शारीरिक हो, या अगर आपको अक्सर पाल्पिटेशन जिसमें हम कहते हैं दिल की धड़कन का महसूस होना, अगर ऐसी फीलिंग्स होती हैं तो ज़रूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से उन चीज़ों का बयान करें। अच्छा सर, एक चीज़ देखी गई है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी हो जाती है। जी। तो सर वो उसका रीज़न क्या होता है और उनको क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डायबिटीज़ के पेशेंट में बेसिकली जो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होती है, ओके, शुगर बढ़े रहने की वजह से, उस इन्फ्लेमेशन से हमारी जो इंटीमल लेयर होती है आर्टरीज़ की, वहाँ पे लगातार इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, जिसकी वजह से प्लाक का जो फॉर्मेशन है उसकी दर बढ़ जाती है, ओके, और जिसकी उसी वजह से उनको जो है कोरोनरी आर्टरीज़ की डिजीज़ बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके। और सर जैसे मैंने जैसे कि क्वेश्चन किया कि डायबिटीज़ पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो उनमें क्या कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के? डायबिटीज़ पेशेंट में आप हाँ। पूछ रहे हैं कि हार्ट अटैक के चांसेस कितने कितने ज़्यादा हैं? होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर हार्ट? डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं ओके। इसके। तो सर उनको बेसिकली कौन से ऐसे टेस्ट कराने चाहिए फॉर प्रिकॉशनरी अगर बात करें प्रिकॉशन के तो? लिए उनको अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, ओके, अपने बीपी को कंट्रोल में रखना ओके, चाहिए, और नियमित रूप से अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते रहना चाहिए। ओके, इसमें हम यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी कुछ स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं हार्ट ओके, अटैक से पहले। ओके, अब स्ट्रेस टेस्ट में हमारे पास ट्रेडमिल टेस्ट है, ओके, इको है, स्ट्रेस इको अगर हम स्ट्रेस टेस्ट की बात इस कर रहे हैं, और ओके, डोब्यूटामिन स्ट्रेस इको। ओके, इन तीनों में फ़र्क ये है कि ट्रेडमिल टेस्ट में हम पेशेंट को ट्रेडमिल पर चलाते हैं, ओके, और उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ड्यूरिंग दैट ट्रेडमिल हम पेशेंट के हार्ट पर स्ट्रेस डालते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि उसके ड्यूरिंग दैट स्ट्रेस हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी ओके, लगातार ईसीजी की जाती है। ओके, ये हमारा ट्रेडमिल टेस्ट होता है।
ओके, इसी प्रकार ट्रेडमिल पर जाकर हम पेशेंट की इको करते हैं, ओके, है ना, दैट इज नोन एज स्ट्रेस इको। ओके, और जो लोग ट्रेडमिल पर नहीं चल सकते हैं किसी वजह से, घुटने के दर्द की वजह से, जैसे एल्डरलीज में हम अक्सर देखने को हमें जी, मिलता है, या किसी और लिमिटेशन की वजह से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो उनका हम फिर एक डोब्यूटामीन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। इसमें हम एक दवाई देते हैं जिसका नाम डोब्यूटामीन है, और उससे हम उनके हार्ट का रेट बढ़ाते हैं, ओके, वो स्ट्रेस वाली कंडीशंस क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि हार्ट के अंदर क्या क्या abnormalities आ रही है विद द हेल्प ऑफ ईसीजी एंड एको। ओके। और सर जैसे इको की बात हो रही है, ईसीजी की बात हो रही है, तो ईसीजी में हार्ट की क्या कंडीशन पता चलती है? ईसीजी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है हार्ट के ओके, बारे में। कहने के लिए एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टेस्ट है, जी, एक कागज़ का टुकड़ा है जी, नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन जी, एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। इसमें हमें हार्ट का रेट, रिदम, हार्ट की एक्सिस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हार्ट में कहीं कोई इश्कीमिया तो नहीं चल रहा, इश्कीमिया यानी कि हार्ट के अपने ही किसी हिस्से को ब्लड की कमी होना, जैसा जी, कि हम अक्सर हार्ट की जो आर्टरीज की बीमारी होती हैं जी। उनमें देखने को मिलता है। ओके तो सर। ईसीजी गिव्स अ होल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो लो, तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपको अगर लगता है कभी घबराहट लग रही है, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और ईसीजी ज़रूर करवाएं। ईसीजी का जो रिजल्ट निकलता है वो एक पेपर पे निकलता है, बट वो एक पेपर का टुकड़ा होता है, बट एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वो पूरे हार्ट की इन्फॉर्मेशन होती यस, है। यस, डेफिनेटली। सो उसको ज़रूर सँभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल की बात हो रही है, तो दिल को स्वस्थ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। सर जैसे कोई, जैसे आपने अभी बताया मुझे कि स्ट्रेस का आप टेस्ट करते हो, तो अगर जैसे ट्रेडमिल स्ट्रेस है किसी भी पेशेंट को, आजकल तो सभी को स्ट्रेस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। छोटा बच्चा है उसको अपने लेवल का स्ट्रेस है, एडल्ट्स हैं उनको अपने लेवल का स्ट्रेस है, और जो बिजनेसमैन है उनको अलग लेवल का स्ट्रेस है। तो सर ये जैसे छोटा बच्चा है, मैं अभी बच्चे की बात से स्टार्ट करूंगी, जो छोटा बच्चा है और एडल्ट है, इन दोनों में स्ट्रेस अगर आता है तो क्या इनको भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, यहाँ पर जो हम स्ट्रेस टेस्ट की हमने बात की है, हम पेशेंट का स्ट्रेस नहीं टेस्ट कर रहे हैं। ओके, हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमने जो उनको फिजिकल स्ट्रेस दिया उस टाइम पर ओके, ट्रेडमिल पे दौड़ाकर, ओके, ड्यूरिंग दैट फिजिकल स्ट्रेस हमारे हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज वाई द ओके, नेम स्ट्रेस टेस्ट। अच्छा, हम इसमें पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट नहीं करते हैं कि जी ओके, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, दैट इज अच्छा, नॉट टेस्टेड देयर। अच्छा। जैसे सर कोई भी पेशेंट है या बच्चा है, वो मैं स्ट्रेस टेस्ट की बात नहीं कर रही, अब मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूँ। हालाँकि ये अलग डिपार्टमेंट है, जी, बट जी। स्ट्रेस अगर आता है किसी को भी, तो बीपी फ्लक्चुएट करता है, बीपी फ्लक्चुएट करेगा तो हार्ट पे अटैक करे। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है? और आजकल तो अगर जैसे जो ओबीज़ बच्चे हैं, बुली कर रहे हैं, उनको तो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है स्कूल, कॉलेज और अपने फ्रेंड सर्कल में। क्या उनको भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, इसमें मेरा मानना थोड़ा सा हो सकता है अलग है। स्ट्रेस जो है ना, ऐसा नहीं है अभी हुआ है, स्ट्रेस हमेशा रहा है। ओके, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रेस ना हो। बिल्कुल, अपने हिस्से का स्ट्रेस सब झेल रहे हैं। बिल्कुल। पहले हम लोग उस स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाते थे। आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ओके, ओवर पैम्परिंग टू ऑफ द किड्स वो लीड करती है बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेसफुल ओके, लाइफ की, क्योंकि बच्चा बचपन से ही स्ट्रेस को झेल ही नहीं पा रहा बिल्कुल, है। देखता नहीं है तो झेलता नहीं बिल्कुल। है ना। जो ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं आप देखेंगे बढ़ती उम्र के साथ कुछ ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। जी, सो दैट्स अ होल डिफरेंस ऑफ द टॉपिक फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, बट ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ओके। और सर जैसे जो जेनज़ीज़ हैं, जी, कोई भी अभी कोई एक एक्सवाईज़ी मूवी आई थी, मैं नाम नहीं लेना श्योर। चाहूँगी उस मूवी का, तो वीडियोज़ में न्यूज़ में चला कि पैनिक हो गए और बेहोश हो गए। तो सर वो पेशेंट की जो कंडीशन थी उस पे हार्ट पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा होगा? देखिए, जो ये पैनिक के साथ में आते हैं बहुत बार उनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता ओके, है। सिम्टम्स ऐसे लेकर आते हैं मिलते जुलते हार्ट से, बट हमने अक्सर जो देखा है उस कंडीशन में उनका हार्ट नॉर्मल रहता है। ओके,
बट वो मेंटली मतलब प्रॉब्लम रहती है जी, उनको, जी। इमोशनली प्रॉब्लम रहती है, हार्ट उस टाइम पे हेल्दी ही रहता है। यस। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद उस टाइम पे कुछ हार्ट में भी इफेक्ट आया होगा, तभी वो बेहोश हो गए या उनका बीपी लो हो गया होगा, मतलब इस तरीके से मैं जानना चाह रही थी। ऐसे में एक कंडीशन ज़रूर होती है जिसको हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, यानी ओके। कि जब बहुत सीवियर इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू एक मरीज़ गुजरता है, तो उनके हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। ओके। ऐसा हमें देखने को ज़रूर मिलता है, बट मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एक मरीज़ मेरे पास हैं जो कहते हैं कि जिनको पैनिक अटैक्स की शिकायत है, जी। पहले से वो पैनिक हो जाते हैं जी। या स्ट्रेसफुल रहते हैं जी। लाइफ में, तो अक्सर उनमें जो है हार्ट नॉर्मल देखने को मिलता है हमें, ओके। स्पेशली इन यंग्स। ओके। But yes, there is definitely a condition known as stress cardiomyopathy. ओके। तो सर अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक की, जी, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल केसेस बढ़ चुके हैं। जी। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं पूछूँगी सर, आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किसके आते हैं? मतलब एडल्ट के आते हैं या किसी सीनियर्स के आते हैं? मतलब किस एज ग्रुप के आते हैं आपके पास सबसे ज़्यादा हार्ट के केसेस? ये जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ है कि इट इज़ ए डिजीज़ विच जिसमें इंसिडेंस जो है यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बढ़ते हैं वो बढ़ती एज के साथ में, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं एज ग्रुप दैट इज़ अबव 60 ओके। मैक्सिमम। ओके। बट हाँ, जैसे जैसे हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि अब यंगर एजेस में भी हमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। अब यंगर एजेस में भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ओके। तो सर उन आप हमारे यंगर एज के जो पर्सन्स हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें? रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, स्टेरॉइड्स लें और भारी हैवी वेट उठाएं। एक्सरसाइज का मतलब आप अपना जो रूटीन एक्सरसाइज है वो करते रहें। वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दैट। ओके। ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट 50 minutes पर डे एंड मिनिमम 5 days पर वीक। ओके। यू आपको इतनी छूट दी जाती है कि आप 2 दिन उसमें आराम कर सकते हैं। दिस इज़ गुड इनफ फॉर गुड हेल्थ ओके। एंड गुड हार्ट। ओके। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी ऑडियंस से जो हमें देख रही है कि आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ। अगर आप नहीं जा सकते, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं और अपनी डाइट को सही रख सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो तो अपने डाइट को बहुत ही मतलब अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, तो आप अपने डायटीशियन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, दवाई नहीं छोड़नी है विदाउट डॉक्टर के गाइडेंस। जो हार्ट है, उनमें ऐसे कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे हम ये जान सकें कि आपका हार्ट हेल्दी है कि नहीं है? हार्ट की हेल्थ को देखने के लिए जैसे हमारा सबसे बेसिक टेस्ट ईसीजी, ओके। देन इको, ओके। स्ट्रेस टेस्ट जिसमें कि हम टीएमटी कर सकते हैं, स्ट्रेस इको कर सकते हैं। ओके। इको हो गया हमारा अपने आप में, इको हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है हार्ट के बारे ओके। में। तो ये हमारे नॉन इन्वेजिव जो टेस्ट्स हैं वो ये हैं। अगर हमें कॉरोनरी आर्टरीज का स्टेटस जानना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन में आते हैं, उसके लिए हमें एंजियोग्राफी ही करनी है कॉरोनरी आर्टरीज को देखने ओके। के लिए। एंजियोग्राफी हमारे पास दो तरह से है, अवेलेबल है, सीटी एंजियोग्राफी और कन्वेंशनल कॉरोनरी एंजियोग्राफी। ओके। अब इनमें फ़र्क ये मेन जो फ़र्क है वो ये है कि सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी में हमें इन्वेजिवली नहीं जाना है। ओके। सिर्फ सीटी मशीन में हम पेशेंट को लेटाते हैं, उसमें एक रेडियो पे एक डाई दी जाती है ओके। जिससे हमारी आर्टरीज जो हैं वो दिखने ओके। लगे और हमारी सीटी मशीन जो है उसको पूरा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो बना के इमेज हमें दिखा देती है, जिससे ओके। हम उन आर्टरीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 85% एक्यूरेट। ओके। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि जब हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं तो हमारे हार्ट की जो बीटिंग रेट है वो हमें फिक्स चाहिए होती ओके। है, नॉट फिक्स मतलब एक लिमिट के अंदर हाँ, चाहिए हाँ। होती है कि वो अराउंड 60-65 का हमें रेट कंट्रोल चाहिए होता है, ओके। क्योंकि हार्ट एक मूविंग ऑर्गन है हमारा, जी। रोक हम सकते नहीं हैं। बिल्कुल। तो मूविंग हार्ट को जो है जब हम सीटी की स्लाइसेस लेते हैं जी। तो माई हार्ट इज हियर, सीटी ने स्लाइस लिया देन इट मूव्स। ओके। ठीक है। अब उसमें कई बार हम कुछ इंपॉर्टेंट लीजन्स को मिस आउट कर सकते हैं, जी। ये लिमिटेशंस है सीटी की ओके। अपनी। और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारा,
100% सटीक होता है। ओके, बट यही है कि उसका एक बड़ा ड्रॉबैक कि वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है एटलीस्ट ओके, फॉर 1 डे, ओके, अगर एंजियोग्राफी ओके, नॉर्मल है तो। ओके। जी। अच्छा सर, कितने टाइप की सर्जरीज होती हैं हमारे हार्ट में? मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिससे हम अवेयरनेस ये दे सकें कि आप अपने हार्ट को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएँगी? हमारे हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ये, कुछ लोगों के अंदर सिर्फ हमारे हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, कुछ लोगों में हार्ट के वाल्व्स के अंदर दिक्कत होती है, कुछ लोगों में हार्ट की आर्टरीज़ के अंदर दिक्कत होती है। तो हार्ट की डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें मोटे तौर पे, तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक हमारे लिए हो जाएगा, बट मोटे तौर पे यही है कि वेल्वुलर डिजीज़ेज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड कार्डियोमायोपैथीज़, इन ओके। 3 मेन बड़े ग्रुप्स में हम इनको बाँट सकते हैं। अच्छा सर, कार्डियोमायोपैथी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेशेंट को? मतलब जिससे उसको पहले से ही, जैसे जो ह ऑडियंस हमारी वीडियो जी, देख रही है, जी। तो उनको अभी नहीं पता है कि कार्डियोमायोपैथी क्या होती है। तो सरल भाषा में आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? हमारा जो मेडिसिन है ना, इट्स एवरीथिंग इन द नेम। शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स देयर इन द नेम, बट इन मेडिसिन एवरीथिंग इज इन द नेम। ओके, कार्डियो मायोपैथीज, ओके, डिजीज ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके। हार्ट की मसल्स की जो डिजीज है उनको हम कार्डियोमायोपैथीज बोलते हैं। अच्छा इसमें जी, हार्ट की मसल्स जो है वो हमारी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन उनको करना चाहिए उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। ओके, अब इसको हम फिर डिवाइड कर सकते हैं कि जी ये हमारा इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसकी कमी की वजह से हुई जी, है, इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का हमने अभी जिक्र किया था। तो हार्ट की मसल्स की जो भी बीमारियां हैं उसको हम मोटे तौर से वन सिंगल अम्ब्रेला अगर लें तो कार्डियोमायोपैथी की तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके। एंजियोग्राफी जो टेस्ट है वो बहुत ही कॉमन है, जी। तो सर वो क्यों करवाया जाता है? एंजियोग्राफी जो टेस्ट है ये हम कॉरोनरी आर्टरीज को, यानी कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं जिनके थ्रू हमारे ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रही है, ओके, उन आर्टरीज को देखने के लिए होता है। ओके, हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑब्वियसली पूरा टाइम चलता रहता है, इसको भी ब्लड की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो जो ब्लड जो आर्टरीज हमारे हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, जी, उन आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आने की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर जो असर आता है, उन आर्टरीज की ब्लॉकेज को चेक करने के लिए हम ये जो टेस्ट करते हैं उसको हम कॉरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। ओके। और सर अच्छा, बहुत वर्ड्स सुना है, ब्लॉकेज है। जी। ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है। तो सर ये ब्लॉकेज कहाँ होती है और ऑपरेशन तक बात क्यों पहुँच जाती है? देखिए ब्लॉकेज जो है वो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि एक तो आर्टरीज के अंदर हो सकती है, जी, जो धमनियां हमारे हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, जी, और ब्लॉकेज कई बार जो है कॉमन टर्म्स में यूज़ करते हैं कि हमारे जो वाल्व्स होते हैं उन वो ब्लॉक हो गए हैं, वो जी, पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हैं। जी, हमारी मेडिकल भाषा में उसको स्टेनोसिस कहते हैं, जी, वेलवुलर स्टेनोसिस। तो सर्जरी की जो ज़रूरत अक्सर पड़ती है वो वाल्व्स में होती है, या अगर हमारी मल्टीपल आर्टरीज़ के अंदर दिक्कत होती है, ब्लॉकेज होती है, तो उसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर कोई छोटा लीजन है तो उसमें फिर हम स्टेंटिंग का ऑप्शन जो है वो देते हैं मरीज़ को। ओके। तो सर ये स्टेंटिंग का जो ऑप्शन आप देते हो उस टाइम पे, तो कितना सेफ रहता है ये? स्टेंटिंग इज़ रिलेटिवली अ वेरी सेफ प्रोसीजर इन एक्सपीरियंस्ड एंड गुड हैंड्स। ओके, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। इसमें अगर मोटे तौर पे कहा जाए लेस देन 1% चांस होता है जान का, अच्छा, खतरा जो होता खतरा है, होता है। जी, तो जान मतलब जाने ये का। 99% इट इज़ अ वेरी सेफ वेरी प्रोसीजर। सेफ। ओके। और सर जैसे एक और वर्ड सुना है कि पेसमेकर लगा है। जी। तो सर ये पेसमेकर का रोल क्या रहता है हार्ट में? पेसमेकर हमारा हार्ट की धड़कन को मेंटेन करने के लिए होता है। कुछ लोगों में जिनमें धड़कन काफ़ी कम हो जाती है, उन लोगों में हम पेसमेकर लगाते हैं, जो ओके, दिल की धड़कन को अपने आप से मेंटेन नहीं कर पा रहा है अगर शरीर। ओके। जी। तो सर ये पर्टिकुलर मतलब कि जैसे जो ये पेसमेकर लगता है बेसिकली, जब अपनी हार्ट बीट मेंटेन नहीं कर पाते जैसा कि आपने बताया है, तो ये पर्टिकुलर किसी एज वाले पेशेंट को लगता है या किसी को भी लग सकता है ये?
जिनको भी अपनी धड़कन मेंटेन करने में अगर मुश्किल हो रही है तो उन सभी को ये पेसमेकर की ओके, एडवाइस मतलब दी कोई जाती है। एज वेरिएशन नहीं है, किसी को भी लग सकता है। जी, जी। किसी के भी हार्ट में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो वो पेसमेकर जी, लग सकता उनको है। ज़रूरत रहेगी तो उसकी। सर ये कितना मतलब सिक्योर है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एडल्ट को लगा है तो क्या वो पूरी लाइफ टाइम लगा रहेगा या हटाया भी जाता है? नहीं देखिए, पेसमेकर बेसिकली हमारा एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। ओके, तो जब इनकी बैटरी डिप्लीट हो जाती है तो फिर हमें सिर्फ वो बैटरी चेंज करनी होती है उसके बाद। ओके। बाकी वो जो बॉडी में। वायर्स हैं हाँ, वो अपनी जगह पे रहती है, हम ओके। डिवाइस को चेंज कर देते हैं। ओके। तो सर जैसे कि हमने आज बात करी है दिल की, और आपने बहुत सारी बातें हमें ऐसी बताई हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, और मैं आशा रखती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है वो इस वीडियो के ज़रिए वो सारी इन्फॉर्मेशन ले पाई होगी। अगर कुछ टॉपिक अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं, और उस पे हम नेक्स्ट वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सर जैसे कि हमने आज दिल की बात करी है, तो एक और बात मेरे मन में आई कि जैसे हार्ट अटैक कभी-कभार आता है जी, पेशेंट जी। को, तो एक अटैक में ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो सर वो क्यों होता है, और हार्ट अटैक से बचने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? ये हार्ट अटैक में जब भी हम बात करते हैं कि पेशेंट की जान जा रही है, उसका जो सबसे प्रमुख कारणों में से एक है वो अरिथमियाज हैं। ओके, अगर किसी पेशेंट की एक आर्टरी फ्लोइंग आर्टरी बंद होती है तो हमारा मायोकार्डियम इरिटेट होता है और वो वहाँ पे अरिथमियाज जनरेट करता है, जिससे धड़कन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अनियमित रूप से ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं हो पाता है हृदय से, और हमारे हार्ट की गति वहाँ पर फिर रुक जाती है। और दूसरा जो इसमें कारण होते हैं, फिर दिल का जो फंक्शन है, हमारे हार्ट का जो फंक्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, विच इन टर्न लीड टू लॉस ऑफ लाइफ। हार्ट अटैक की जब बात हम कर रहे हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम। ओके, एक टर्म हम कार्डियोलॉजी में यूज़ करते हैं, टाइम इज़ मसल। यू ओके, लूज़ टाइम, यू लूज़ हार्ट मसल्स। ओके, तो अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, अचानक से छाती में दर्द होना, पसीना आना, सांस फूलना, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलें। यू लूज़ टाइम, यू लूज़ मसल। और जितना आप टाइम लूज़ करेंगे उतना ही आपकी जान को ख़तरा बढ़ता जाएगा। ओके, अक्सर ये देखा गया है कि जल्दी जो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ओके। और सर आपने बात करी है तो मैं भी एक बात पूछना जी चाहूँगी श्योर। आपसे कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, आजकल सर किसी को भी हो सकता है ये हार्ट अटैक, जैसे कि देखा जा छोटे रहा है। बच्चों में बहुत ही कम देखने को मिलता है, ओके, बच्चों में जनरली हमें हार्ट अटैक्स देखने को नहीं नहीं होता है। मिलते हैं। बट हाँ, अगर उनको सिम्टम्स हैं तो डेफिनेटली उनको इवेल्युएट आप ज़रूर कराएं। उनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन उनको इवेल्यूशन ज़रूर बनता है। ओके, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सर हमारी ऑडियंस आपको देख रही है और आपके बारे में भी जान रही है, और हार्ट के बारे में जहाँ बात हो रही थी, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, सर प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को कुछ एजुकेट करें कि जिससे वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें और अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें। मेरा आप सभी से एक अनुरोध यही है कि टाइम से आप अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। आप हेल्दी खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, और नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहें। ये 3 हैबिट्स हार्ट को हेल्दी रखने में आपकी बहुत मदद करेंगी। सर जैसे कि हमने हार्ट की बात करी, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि आप दिस ऑयल लेंगे, XYZ ऑयल लेंगे और आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। सर आप इस पे क्या सजेशन देना चाहेंगे? आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि कौन सा अच्छा है, बट माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि जो हमारे पूर्वज खाते आए हैं जी, वो चीज़ें हमारे लिए सबसे हेल्दी हैं। ओके। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरसों का तेल इज़ गुड है ना, आप सरसों का तेल यूज़ करें। सर सरसों का तेल हो गया, देसी घी हो गया, देसी घी, इट्स सेफ? सी देसी घी का जो है ना आजकल अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसमें। ओके, हम ये देख रहे हैं दूध, घी इतना इंडिया प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है जितना कंजम्पशन है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली, और पनीर आपने हमने इतने सारी वीडियोस में देखा है, न्यूज़ पे देखा है कि बहुत ही ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है उसमें। पनीर में दूध का कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग सिर्फ केमिकल के उससे पनीर बना रहे हैं। तो अगर हाँ, आपका दूध नेचुरल वे से आपको
गाय का, भैंस का दूध मिल रहा है, डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत अच्छा है। घर पे निकाला हुआ घी आप खाएं, वो हमेशा आपको फ़ायदा देगा। ओके। बाहर के घी में दिक्कत ये है कि वो अडल्ट्रेशन जो उसमें होती है वो नुकसान देती है शरीर बिल्कुल। को। वो अलग-सा ही टेक्सचर भी शो करता है अगर हम टेक्सचर, बाहर की बात टेस्ट, हर करेंगे, चीज़ में फ़र्क सारी रहता है। चीज़ें जी, अलग ही रहती हैं। जी। तो मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कोई भी अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगे, तो इस अफ़वाह में बिल्कुल भी ना जाएँ, सतर्क रहें। आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आस-पास अगर आप कहीं रूरल एरिया से हैं तो वहाँ पे आप सरसों के तेल सामने भी निकलवा सकते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो कोशिश करें कि आप नियरेस्ट किसी जहाँ पे तेल प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से जाकर आप तेल लें। और दूसरा देसी घी, जैसे कि सर ने बताया कि मार्केट का खरीदा हुआ देसी घी थोड़ा-सा एडल्टरेटेड हो सकता है, जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान देगा, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप जो देसी घी है वो आप अपने घर में भी बना सकते हैं। हमारी मम्मियाँ सबको ही जानती हैं कि कैसे देसी घी बनता है, बहुत ही ईज़ी है। और आजकल तो ये सोशल मीडिया पे तो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप चैनल पे किसी के भी देसी घी बनाना सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई है, हमें बताया है, हमें एजुकेट किया है कि हम अपने हार्ट को कितना हेल्दी रख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारी ऑडियंस से, अगर आप दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं और अगर आप हार्ट से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित हैं, तो आप डॉक्टर वीरेन से कनेक्ट कर सकते हैं महानंदन हॉस्पिटल में, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और अगर आप इंडिया में किसी भी कोने से देख रहे हैं और अगर आपको इशू है, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो भी आप वो फैसिलिटी ले सकते हैं। और अगर आप वर्ल्ड में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अगर कोई भी परेशानी है या सेकंड ओपिनियन लेना है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप डॉक्टर वीरेन से महानंदन हॉस्पिटल में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।